हेलो टू ऑल ऑफ यू। नाउ ओ लेवल की लेक्चर सीरीज में M1 R5 के मॉड्यूल में हम अब सेकंड चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और सेकंड चैप्टर में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बनता है एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल बातें समझाएं। अब ये क्वेश्चन बेसिकली ओ लेवल के एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा तरीका होता है इसका पूछने का कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे OS लिखा है, इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। या फिर एक और चीज तरीके से पूछा जा सकता है, मीन्स बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो तीन तरीके से बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली तीन तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बताइए, या ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय दीजिए, या ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन कीजिए, या फिर पूछा जा सकता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शंस बताइए, या फिर सीधा से सीधा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस है वो क्या है, आपका एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपकी प्लेलिस्ट है ये पूरी क्वेश्चन आंसर के द्वारा ही बनाई जा रही है। मीन्स इसमें वो सारे क्वेश्चन सम्मिलित हैं जो कि आपके ओ लेवल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर, जितने भी वीडियो हैं, यदि आप इनको अच्छे से तैयार करते हैं तो डैम श्योर 90% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे अपने ओ लेवल के एग्जाम में। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमको किस तरीके से देना है। यदि परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल बातें समझाएं, या ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय दें, या पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शंस बताएं, तो इसका आंसर हमको किस तरीके से देना है। ठीक है, लेकिन थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सपोज ये मेरा डेस्कटॉप है। ठीक है, अब मुझे यदि कंप्यूटर पे कोई भी कार्य करना है तो किन किन चीजों की आवश्यकता है। देखिए, पहली आवश्यकता तो यूजर की है, क्योंकि जिसको काम करना है वो यूजर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी आवश्यकता किसकी है, किसी ना किसी हार्डवेयर कंपोनेंट की, जिसके द्वारा मैं कंप्यूटर में इनपुट दूंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर इसको ओपन करना है, तो इसको ओपन करने के लिए मुझे माउस की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि माउस के द्वारा मैं कर्सर लाके यहाँ पे अपने जो प्रोजेक्ट फोल्डर है इसको ओपन कर पा रही हूँ। ठीक है, तो किस किस चीज की आवश्यकता हुई, यदि मुझे कंप्यूटर पे काम करना है, एकदम बेसिक लेवल पे हम बात करते हैं, तो आवश्यकता हुई एक तो यूजर की, और दूसरी आवश्यकता किसकी हुई, हार्डवेयर डिवाइस की। यानी हार्डवेयर की मदद से मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कोई ना कोई कार्य को कर पा रही हूँ। ठीक है, अब ये दोबारा से मैं ओपन करती हूँ, माउस की मदद से मैं प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर को ओपन कर पा रही हूँ। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना, मैंने जस्ट यहाँ पे माउस को क्लिक करा और ये मेरा इस तरीके का एक इंटरफेस सामने आ गया फोल्डर का। फाइन, ये जो इंटरफेस ओपन कराया है, बेसिकली ओपन कराया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने, यानी मैंने कंप्यूटर को जो भी कमांड दी है अपने हार्डवेयर के जरिए, उस कमांड को पूरा करवाया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत ही हम कोई भी काम में अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कर पा रहे हैं। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम कोई भी कार्य कंप्यूटर सिस्टम पे नहीं कर सकते। फाइन, ठीक है, हर चीज की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम ही उठाता है। चाहे फिर हमें कोई फाइल सेव करनी हो, जैसे मुझे कंप्यूटर पे कोई डेटा सेव करना है, तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही करूंगी। ये जितनी भी मैंने यहाँ पे फोल्डर्स बनाए तो मैंने है ना, मैंने आराम से कोई फाइल ली, जैसे कि कोई वर्ड की फाइल ली मैंने, जैसे मैंने कोई वर्ड की फाइल ली, इसमें डाटा लिखा, डाटा लिखने के बाद सपोज मैंने इसको सेव कर दिया, है ना, और कहाँ सेव किया, सपोज मैंने डेस्कटॉप पे जाके इसको सेव कर दिया, है ना, यहाँ पे कुछ नाम दे दिया, सपोज मैंने नाम दे दिया ट्रायल, इसका नाम दे दिया सपोज मैंने ट्रायल 2, और इसको सेव कर दिया। तो आप देखेंगे कि देखिए इस तरीके से ट्रायल 2 नाम की फाइल यहाँ पे बन चुकी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो एक जैसी दो फाइलें देखनी है, फाइल ट्रायल 1 और ट्रायल 2। ठीक है, तो बेसिकली ये फाइल जो सेव मैंने करी है, मैंने तो फाइल सेव करी है, लेकिन इसके पीछे सेव करने के लिए मेरी मदद की है ऑपरेटिंग सिस्टम ने। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो भले मैं माउस से कितना भी क्लिक कर दूं, मेरी ना तो ये फाइल ओपन होती, भले ही मैं कितना भी इसको सेव कर दूं, ना ही मेरी फाइल कहीं भी जाकर सेव होती। ठीक है, अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो। ठीक है, फिर अगर मुझे कोई फोल्डर बनाना है तो जस्ट मैं देखिए इस तरीके से फोल्डर बना सकती हूँ। तो ये मैंने फोल्डर बनाया है,
तो ये जो फोल्डर है ये भी किसकी मदद से बना, ऑपरेटिंग सिस्टम की ही मदद से बना, ठीक है। अब इस फोल्डर में मैं चाहती हूँ कि डाटा जो मैंने फाइल बनाई है उसको इस फोल्डर पे रख दूं, तो मैंने देखिए बड़ी आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस फोल्डर के अंदर अपनी फाइलों को रख दिया। मैंने काम तो किया माउस की मदद से, लेकिन ये काम वास्तव में करवाया किसने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। यानी मैं कोई भी एक्टिविटी कर रही हूँ, ये जो भी एक्टिविटी मैं कर रही हूँ इसको परफॉर्म जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवा रहा है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो मेरा कोई भी कार्य परफॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। भले मैं कितना भी माउस से क्लिक कर दूं फोल्डर के ऊपर, मेरा फोल्डर ओपन नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं होगा। तो ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है, मेरे और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का कार्य कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं कोई भी कार्य कर रही हूँ तो किसकी मदद से कर रही हूँ, हार्डवेयर के जरिए। तो मैं काम कर रही हूँ और मैं हार्डवेयर के जरिए काम कर रही हूँ, तो लग तो रहा है कि मैंने हार्डवेयर के जरिए ये मैंने काम किया है, वास्तव में ये काम करवाया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में रह के यानी एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इस बात को हम यहाँ पे और अच्छे तरीके से यदि समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज कोई दो पर्सन है जो आपस में बात करना चाहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जब भी हम बेसिकली बात करते हैं तो हमारी जो आवाज है वो नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचती है। तो कैसे पहुंचती है, तो बेसिकली क्या होती है, जब भी हम बोलते हैं तो हमारी आवाज से क्या होते हैं, कुछ सिग्नल्स जनरेट होते हैं और यही सिग्नल्स नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचते हैं, ठीक है। सेम ये व्यक्ति भी जब इस व्यक्ति से बात करना चाहेगा तो ये व्यक्ति जो भी बोलेगा तो बोलने के दौरान उसकी आवाज से क्या होगी, कुछ सिग्नल जनरेट होंगे जो नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब ये जो सिग्नल्स हैं बेसिकली ये मूव करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। यानी हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर मौजूद होती है उस एयर के द्वारा ही हमारे सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, फाइन, ओके। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो आपको लगता है हम दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो एक इंटरफेस, एयर का इंटरफेस हमारे बीच में होता है जो कि हमारी बात सेकंड पर्सन तक ले जाता है। तो हमारी जैसी फ्रीक्वेंसी होगी, जिस तरीके से हम बात करेंगे वैसे सिग्नल जनरेट होते हैं और एयर के माध्यम से वो सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं तो कौन हमारी मदद कर रहा है, एयर, लेकिन वो एयर इनविजिबल है, हमको दिख नहीं रही। तो आप कह सकते हैं कि दो व्यक्ति जब बात करते हैं तो जो एयर है वो एक इंटरफेस का कार्य करती है। इसी प्रकार जब भी यूजर कंप्यूटर से कोई भी कार्य करवाता है तो कार्य करने के लिए वो क्या करता है, हार्डवेयर का यूज करता है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हार्डवेयर के जरिए यूजर कोई भी कार्य कंप्यूटर पे करता है तो उसमें बीच में मदद करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो यूजर अपने हार्डवेयर के जरिए कोई भी कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। इवन ये जो मैं माउस घुमा रही हूँ है ना, आपको क्या कैमरा तो चल नहीं रहा है, मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, एक्चुअली में स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपको ये माउस दिख नहीं रहा मेरा, लेकिन मैं इस माउस को मूव कर रही हूँ तो ये कर्सर जो है वो स्क्रीन पे मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मैं माउस घुमा रही हूँ और ये कर्सर जो मूव हो रहा है ये मूव करवा रहा है बेसिकली कंप्यूटर में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी मैं हार्डवेयर के जरिए जो भी इंस्ट्रक्शंस देती हूँ उसका रिस्पॉन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही हमको मिलता है। आई होप आपको ये बात यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इसकी थ्योरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। यहाँ पे जान लीजिए हमने क्या लिखा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हम प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। मैंने बहुत अच्छा इसके पहले लेक्चर बनाया हुआ है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर है, मीन सॉफ्टवेयर के ऊपर है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के ऊपर है और उसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो आपने यदि वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यानी प्रत्येक कंप्यूटिंग डिवाइस, चाहे वो आपका टैबलेट हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, उसमें एक ना एक सॉफ्टवेयर जरूर, उसमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर मौजूद होता है, तभी वो बेसिकली जो भी डिवाइस है वो कार्य करने के लायक बनती है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपके पास डिवाइस है उसको कार्य करने वाला जो सिस्टम है वो बन पाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए। जैसे आप कोई मोबाइल फोन खरीद के लाते हैं, ठीक है, अगर उस मोबाइल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मींस एंड्रॉइड मोबाइल फोन आप खरीद के लाए, उसमें एंड्रॉइड ही ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप मोबाइल को नहीं चला सकते। वो मोबाइल सिर्फ और सिर्फ एक डम्मी का कार्य करेगा, ठीक है। जैसे कि आप जाते हैं दुकान पे कोई मोबाइल खरीदने और कोई नया मॉडल आता है तो आप देखते हैं दुकानदार उसका मॉडल दिखा देता है
कि देखिए ऐसा मोबाइल है। अब उस मॉडल को यदि आप उसके बटन प्रेस करो या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करो तो होती थोड़ी ना है। और क्यों नहीं होती एक्टिविटी परफॉर्म? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ढांचा है, उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हार्डवेयर जो है वो तभी कार्य कर सकता है जब उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हो। फाइन, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही हार्डवेयर के जरिए कार्य करवाता है। ठीक है, तो यूजर हार्डवेयर का यूज करता है और यूजर सोचता है कि हम हार्डवेयर का यूज करके काम कर रहे हैं। बेसिकली जब आप हार्डवेयर का यूज करते हो तो उस हार्डवेयर के पीछे कार्य करने लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम के अंदर रहता है, तभी आपकी डिवाइस कार्य कर सकती है, क्योंकि उसके होने से, है ना। इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये एक्ट करता है, यानी कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? एज एन इंटरफेस, यानी एक मध्यस्थ की तरह कार्य करता है। अब मध्यस्थ किसके बीच में होता है? तो हमने अभी देखा प्रैक्टिकली, बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर रिसोर्स, यानी यूजर और कोई भी हार्डवेयर रिसोर्स जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है? हार्डवेयर रिसोर्सेज है। ठीक है, तो यूजर और हार्डवेयर रिसोर्सेज के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक मध्यस्थ का कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको ये जो लाइन है बहुत अच्छे से आई होप समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल सी है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर और हार्डवेयर रिसोर्स के बीच में एक इंटरफेस यानी एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मीन्स ये कह लीजिए कि एक इनविजिबल रूप में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि आपको दिखती नहीं है उसकी हेल्प, लेकिन हेल्प आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर रहा है हर चीज में, जब भी आप कंप्यूटर से कोई भी कार्य करवा रहे हो ना। सेकेंड लाइन में हमने लिखा है इट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रकार के कार्य करता है। जो आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखा कि मैंने कोई फोल्डर ओपन किया, मैंने कोई फाइल ओपन की, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यहाँ तक नहीं है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है, तो देखा जाए तो एक तरीके से किसी कंपनी में कोई मैनेजर होता है, उसी प्रकार एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है। आपकी फाइल्स को सेव करना, फाइल्स को सिक्योर रखना, ठीक है, आपके डाटा को सिक्योर रखना, आपके जो कीबोर्ड है, माउस है, जिनको आप कंप्यूटर में अटैच कर रहे हो, उनसे प्रॉपर तरीके से वर्क करवाना, ये सारी जिम्मेदारी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की ही बनती है ना। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको एक डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि ये क्या है, एंड यूजर है, यानी जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया ये मैं हूं, और ये है हार्डवेयर, जैसे मैं कीबोर्ड का यूज कर रही हूँ या माउस का यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो माउस का या कीबोर्ड का यूज करके मैं कंप्यूटर पे कोई भी कार्य कर रही हूँ तो वो कार्य तभी परफॉर्म हो पा रहा है क्योंकि यूजर और हार्डवेयर के बीच में कौन कार्य कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो यूजर हार्डवेयर के जरिए कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था डमी सेट का, है ना, डमी मोबाइल का, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, तो यूजर हार्डवेयर डिवाइस को यानी मोबाइल को कितने ही चला ले कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यूजर जब हार्डवेयर से कार्य करवाता है तो बेसिकली कौन कार्य करने लगता है बीच में? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का कार्य करता है ना। आगे बढ़ते हैं, तो अब हमने यहाँ पे बता रखे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए डिफरेंट कंप्यूटर की या कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं, उसमें अपने अपने हिसाब के ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम करते हैं। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना, या फिर लैपटॉप है तो लैपटॉप के जो कंप्यूटर में यूज होते हैं बेसिकली वही लैपटॉप में यूज होते हैं। ठीक है, तो मोबाइल के अपने अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैपटॉप के अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। यानी कोई कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए उसके लिए बहुत ढेर सारे अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यही बात यदि हम मोबाइल की या टैबलेट की कर लें तो मोबाइल और टैबलेट के भी अपने अलग ही अलग मोबाइल में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हम मोबाइल की बात कर लें तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, जिनके पास एप्पल का मोबाइल होता है उनके पास एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यदि हम बात कर ले कंप्यूटर की तो आपने अधिकतर देखा होगा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अधिकतर कंप्यूटरों में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की जैसी भी डिवाइस है उनको बिलोंग करने वाले या उनके ऊपर वर्क करने वाले कई सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो जैसे लिनक्स है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल है, जब आपने देखा होगा किसी के पास एप्पल का फोन होता है तो बेसिकली उस एप्पल के फोन में एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अपना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा होगा जब भी आप कंप्यूटर को चालू करते हो तो चालू होते ही सबसे पहले आपको इस तरीके का एक आइकन दिख जाता है ना। इसका मतलब क्या है, उस कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है।
मैंने इसका उदाहरण इसलिए बताया अभी कि अधिकतर आपको दिखता है क्योंकि अधिकतर कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। कई सारे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन अधिकतर विंडोज ही यूज होता है ना। तो विंडोज पर अधिकतर सभी काम करते हैं, इसलिए इस तरीके का आपको विंडोज का आइकन दिख जाएगा। यदि आपके कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो फिर आपको ये आइकन नहीं दिखेगा। ओके फाइन। तो यदि आपके कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको इस तरीके का आइकन दिख जाएगा। इसी प्रकार IBM का भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉइड आप सभी जानते होंगे इसके ऊपर, इसको तो कि जो भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन होता है उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और इस तरीके का आइकन आपने जनरली एंड्रॉइड मोबाइल फोन में जरूर देखा होगा। जब भी आप अपना मोबाइल रीस्टार्ट करते हो तो आपने देखा होगा इस तरीके का पहले सिंबल आता है और फिर आपका मोबाइल चालू होता है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस को चालू करते हो, चाहे फिर आपका मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई से भी, उस डिवाइस में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही वर्क करना शुरू करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हमारे डिवाइस में लोड होता है, ठीक है, तभी हम उस मोबाइल फोन पे कोई कार्य कर सकते हैं। नाउ MS-DOS है, ये MS-DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले अधिकतर यूज में आते थे। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी है, OS/2 है, इस तरीके के कई सारे ढेर ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद हैं। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स क्या है, यानी जो मूल बातें हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वो क्या है। तो सबसे पहली जो खास बात है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो क्या है, द बेसिक फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सेंट्रल प्रोग्राम दैट रन ऑन अ कंप्यूटर। जो सबसे मूल बात यानी सबसे खास बात है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली क्या है, एक मेन सेंट्रल प्रोग्राम है, यानी सबसे खास कंप्यूटर में चलने वाला प्रोग्राम है। सेंट्रल से मतलब केंद्र, है ना, जैसे केंद्र सरकार होती है, तो केंद्र सरकार क्या होती है, ऐसी सरकार है जो सबके ऊपर अपने रूल चलाती है, ठीक है, पूरे इंडिया के ऊपर हमारे रूल चला रही है, वो कौन है, हमारी केंद्र सरकार। यदि हम किसी ऑफिस की बात कर लें तो ऑफिस की कई सारी ब्रांच होती हैं, लेकिन एक सेंट्रल ऑफिस जरूर होता है, ठीक है, जो कि पूरे ऑफिस के सारे ब्रांचेस को संभालता है। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेंट्रल प्रोग्राम की तरह कार्य करता है, जो कि पूरे कंप्यूटर में होने वाली प्रत्येक एक्टिविटी को मैनेज करता है। ओके, ठीक है। सो जो सबसे बेसिक, जो सबसे खास बातें मीन्स बेसिक फंडामेंटल है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली क्या है, एक मेन सेंट्रल प्रोग्राम है दैट रन ऑन ए कंप्यूटर, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर रन होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तब हमने लिखा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड जनरल सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली वो क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, यानी सिस्टम के अंदर मौजूद एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को, कंप्यूटर में यूज होने वाले सभी सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेस को मैनेज करता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर यूज हो रहे हैं, चाहे फिर आपका कीबोर्ड हो, चाहे आपका माउस हो, या अन्य जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, साथ ही साथ में जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में यूज हो रहे हैं, उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज किया जाता है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको मैनेज करने का कार्य करता है, और जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम हो रहे हैं, यानी कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम हो रहा है उन सबको मैनेज करता है, और कंप्यूटर को एक जनरल सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी कंप्यूटर में होने वाले जितने भी जनरल सर्विसेज जो आमतौर पे कार्य होते हैं कंप्यूटर में, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। यानी आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हो, जैसे ऑन करते हो, वहां से लेकर शट डाउन की प्रक्रिया तक ऑपरेटिंग सिस्टम ही हर चीज को मैनेज करता है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है एवरी कंप्यूटर हैज एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम। आपके प्रत्येक कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होता है जो कि दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने में मदद करता है। देखिए, यदि आपके कंप्यूटर या कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे कि मोबाइल, टैबलेट हो गया, इनमें आप कोई सी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल तब तक नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर पहले से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद ना हो। जैसे कि एंड्रॉइड मोबाइल फोन, इसका हम उदाहरण ले लें, हमने अभी डिस्कस किया था कि डमी सेट्स होते हैं ना। क्या डमी सेट्स के अंदर आप चाहो कि हम व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लें या फेसबुक इंस्टॉल कर लें तो क्या आप कर सकते हो डमी सेट में? नहीं।
लेकिन अगर आप बकायदा एक मोबाइल फोन खरीदते हो जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन्स मान लीजिए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास हाथ में आ गया, तो अब आसानी से आप प्ले स्टोर के जरिए, और आपके मोबाइल में यदि इंटरनेट चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन आप डमी सेट में व्हाट्सएप को इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन आप प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर मौजूद है ऐसा मोबाइल खरीदते हो तो उसके अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, इस तरह यूट्यूब, इस तरीके की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसी प्रकार कंप्यूटर में भी आपको यदि कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले उसके अंदर क्या मौजूद होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी प्रत्येक कंप्यूटर में जब ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है तभी वो दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाता है। अब यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर की प्रत्येक चीज में जरूरी होता है। हर एक चीज ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही कार्य कर पाती है। जैसे कि देखिए ये जो मैं कर्सर मूव कर रही हूँ ये किसके बदौलत मूव कर पा रही हूँ, माउस की बदौलत। ये आपको रेड कलर का कर्सर दिख रहा है, ये मैं माउस की बदौलत मूव कर पा रही हूँ। लेकिन ये जो मूवमेंट है ना वास्तव में जो माउस से करवा रहा है वो करवा रहा है इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। मूव तो मैं कर रही हूँ माउस को, लेकिन ये जो माउस के जरिए जो कर्सर का मूवमेंट है ये करवा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज को व्यवस्थित करता है, हर चीज से कार्य करवाता है। ठीक है, तो जैसे मॉनिटर, सामने ये मॉनिटर की ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये भी किसकी बदौलत विजिबल हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत। मैं कीबोर्ड से कोई भी चीज टाइप करती हूँ तो वो चीज वास्तव में जो स्क्रीन पर टाइप करवाएगा वो कौन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइप करवाएगा। टाइप तो मैं करूंगी लेकिन कंप्यूटर पे टाइप कौन करवाएगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करवाएगा। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इनविजिबल रूप से हमारी हेल्प करता है। ठीक है, आप कोई भी एप्लीकेशन यानी कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहोगे या एप्लीकेशन पे वर्क करना चाहोगे वो कार्य भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में कराएगा। आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस जैसे प्रिंटर स्कैनर को जोड़ना चाहोगे तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही जोड़ पाओगे। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उसको नहीं जोड़ पाओगे। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल हम ऐसे ले लें जैसे कि कोई दुकान पे जाते हो, डमी सेट्स आपको मिलते हैं मोबाइल के, तो उस मोबाइल से आप प्रिंट निकाल सकते हो क्या, यानी जो डमी सेट दिख रहे हैं आपको जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, नहीं निकाल सकते क्योंकि वो तो बस खिलौना भर है। ठीक है ना, तो जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी आप उसको प्रिंटर से फिर कनेक्ट कर पाओगे, यदि आपका वो मोबाइल या उसके अंदर यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो, है ना। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। ना हम देख लेते हैं टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या टास्क होते हैं। तो यहाँ पे उसने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, विदाउट दैट यू कैन नो मोर इमेजिन टू रन अ कंप्यूटर। सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का क्या होता है, एक सोल होता है। यानी एक तरीके से कोई भी जीव है, चाहे हम इंसान हो या कोई जानवर हो, कोई भी जीव है, हमारा एक्सिस्टेंस तभी है जब हमारे अंदर सोल है यानी आत्मा है ना। यदि सोल नहीं है हमारे अंदर तो फिर हम ना तो उठ सकते हैं ना कोई कार्य कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो अगर सोल नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे मोबाइल, टैबलेट हो गया, इनके अंदर यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये सभी चीजें तभी कार्य कर पाएंगी जब इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किसी भी कंप्यूटिंग या किसी भी कंप्यूटर डिवाइस का एक सोल है जिसके बिना, हमने लिखा ना यहाँ पे आगे, विदाउट दैट यानी जिसके बिना, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना यू कैन नो मोर इमेजिन टू रन अ कंप्यूटर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का एक सोल है जिसके बिना आप कंप्यूटर पे कार्य करने के बारे में सोच ही नहीं सकते, यानी सोच ही नहीं सकते कि आपका कंप्यूटर कोई कार्य भी करेगा अगर उसमें के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक कंप्यूटर का सोल है जिसके बिना कंप्यूटर कोई भी कार्य को नहीं कर सकता। Now, operating system plays like a role of mediator which interprets the instructions to computer hardware made by a user. ठीक है, सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक तरीके से मीडिएटर का कार्य कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, उसमें मैं माउस भी घुमा रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरे द्वारा जो माउस घुमाया जा रहा है इसके बीच में काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि मैं तो माउस को घुमा रही हूँ
लेकिन वास्तव में उसका जो कर्सर है ये मूव करवा रहा है मेरे आदेश के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी मैं जैसा माउस घुमा रही हूँ, जैसा आदेश दे रही हूँ, वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रहण कर रहा है और मेरे माउस को घुमा रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक मीडिएटर की तरह कार्य करता है, जो कि हार्डवेयर को क्या कार्य करना है उसके इंस्ट्रक्शंस को बताता है। यानी मैं माउस को इस तरीके से घुमा रही हूँ, तो बेसिकली ये जो कर्सर मूव कर रहा है ना, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है कि यूजर ने इस तरफ कर्सर को मूव करने का आदेश दिया है, तो तुम्हें अपना कर्सर इसी तरीके से मूव करना है। तो बेसिकली कर्सर मेरे आदेश के अनुसार, जैसा मैं माउस घुमा रही हूँ ना, मैं माउस जैसा घुमा रही हूँ, यानी मैं एक तरीके से माउस के जरिए आदेश दे रही हूँ, कंप्यूटर को कमांड दे रही हूँ कि मेरे माउस को तुम इस तरीके से हिलाओ। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है फटाफट मेरे इस आदेश को स्वीकार करता है और जो मेरा माउस उसके कर्सर को इस तरीके से जिस भी दिशा में मूव कर रही हूँ उस दिशा में मूव करवा रहा है। राइट, तो यूजर जैसे भी इंस्ट्रक्शन देता है हार्डवेयर को, वो सारे इंस्ट्रक्शन की व्याख्या कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, एक मीडिएटर यानी एक मध्यस्थ का कार्य करता है, जो कि यूजर के जरिए हार्डवेयर को जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनकी क्या करता है, व्याख्या करता है ना। यानी कंप्यूटर को वही व्याख्यात करके बताता है कि यूजर इस तरीके से माउस घुमा रहा है तो तुमको कर्सर इस तरीके से ही मूव करना है। यूजर टाइप कर रहा है तो जो भी यूजर टाइप कर रहा है उसको तुम्हें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाना है। अभी मैं टाइप कर नहीं रही हूँ, ऐसे डमी के रूप में आपको चला के दिखा दिया कीबोर्ड। ठीक है, तो सपोज मैं कोई भी चीज टाइप कर रही हूँ तो वो भी स्क्रीन पर प्रिंट करवाने में कौन मददगार है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मददगार है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा इट आल्सो अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर पे कार्य कर सकते हो जिसमें कि आप कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं जानते। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम इसको देखें तो एक ऐसा उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था 2 पर्सन आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण देखा था कि वो एयर के द्वारा कर रहे हैं, इसको तो आप जाने दें। हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लेकर आ रहे हैं उसी से रिलेटेड। सपोज 2 पर्सन आपस में बात करते हैं, तो एक तो इंग्लिश जानता है और दूसरा व्यक्ति भी सपोज इंग्लिश ही जानता है। तो जब दोनों इंग्लिश जानते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपस में बात कर सकते हैं एक दूसरे से। लेकिन मान लीजिए जो नेक्स्ट पर्सन है ये इंग्लिश ना जानते हुए सिर्फ और सिर्फ हिंदी जानता है और ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही जानता है। अब ये दोनों कम्युनिकेट कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसी प्रकार जो हम ह्यूमन हैं, जो कि हम कंप्यूटर पे कार्य करते हैं, कंप्यूटर पे कार्य करना जानते हैं, हम तो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज जानते हैं, है ना, इंग्लिश जानते हैं या हिंदी जानते हैं, जो भी हमारी भाषा है उसको हम जानते हैं। और जो कंप्यूटर है वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या जानता है, मशीन की भाषा। तो यहाँ पे एक तरीके से ये देख लीजिए कि जो मानव है वो तो नॉर्मल इंग्लिश जानता है, और मान लीजिए कंप्यूटर है तो कंप्यूटर क्या जानता है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्या जानता है, अपनी बाइनरी भाषा, जो कि क्या होती है 0 और 1। ठीक है, तो क्या आप कंप्यूटर पे जब भी काम करते हो तो क्या 0 1 के फॉर्म में करते हो? नहीं ना, आप कंप्यूटर से कार्य तो किस तरीके से कर रहे हो, नॉर्मल अपने तरीके से कमांड देकर, यानी माउस के जरिए कमांड दे रहे हो, कीबोर्ड के जरिए कमांड दे रहे हो। इंग्लिश यानी कि आप नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स भी लिख रहे हो, जैसे कि देखिए ये मैंने इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए इंग्लिश के, है ना, ये मैंने कंप्यूटर पे पीपीटी बनाई है। ठीक है, मैं सपोज कंप्यूटर में कैलकुलेटर चलाती हूँ तब भी मैं उसको सपोज कमांड देती हूँ 2 + 2, है ना, तो मैंने तो जनरल अपनी भाषा में उसको सारी चीजें बोली। अब कंप्यूटर कैसे समझेगा सारी चीजें? तो इन सब चीजों में मदद कौन कर रहा है, इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, मैं कंप्यूटर से जो भी कार्य करवाना चाहती हूँ, जो भी निर्देश देती हूँ उसको जैसे हार्डवेयर के द्वारा, ठीक है, या फिर इस तरीके से लिखकर जो भी आदेश देती हूँ उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि यूजर कंप्यूटर से बड़ी आसानी से ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कार्य करा लेता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मशीन की भाषा में परिवर्तित करके कंप्यूटर में पहुंचा देता है ना। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टास्क देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स एंड मेंटेन ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन द डिस्क। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो फाइल और डायरेक्टरी है डिस्क में उनके ट्रैक को क्या करती है, मैनेज करती है। ठीक है, कैसे मैनेज कर रही है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं।
देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने 2 फाइलें आपको यहाँ पे सेव करके बताई थी, है ना, जो कि न्यू फोल्डर में सेव कर दी थी। इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल देती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये फाइलें मेरी सेव है। अब ये किस लोकेशन पे सेव है? ये मेरे डेस्कटॉप पे सेव है। यानी मैं चाहूं तो इनको क्या कर सकती हूँ, कहीं और भी ले जाके सेव कर सकती हूँ, है ना। जैसे ये फाइल मैंने ओपन की, अब मैं इसको यहाँ भी मैं चाहूंगी वहां पे मैं इसको सेव कर सकती हूँ। डेस्कटॉप पे चाहूँ तो डेस्कटॉप पे ऑलरेडी है। मैं चाहूँ कि इसको मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दूं तो मैं डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूंगी और डॉक्यूमेंट्स में मैंने इस फाइल को क्या कर देना है, सेव कर देना है। मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दिया। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, अब उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो मेरी trial2 नाम की फाइल है ना, ये किस किस लोकेशन पे कहाँ कहाँ रखी हुई है, इसको संभालने की जिम्मेदारी किसकी बनती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, अब मैं सपोज सर्च करती हूँ यहाँ पे trial2 के नाम से। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिकली जिम्मेदारी बन रही है कि बताए कि मेरी फाइल किस लोकेशन पे सेव है। तो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स में सेव की थी आपके सामने, तो देखिए वो बता रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में आपकी ये फाइल पर्टिकुलर क्या है, सेव है। ठीक है, ठीक है। और भी यदि मैं इसको देखती हूँ तो अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, फाइल पे क्लिक करती हूँ, फाइल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे trial2 नाम की 2 फाइलें दिख रही हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज किया हुआ कि मेरी trial2 नाम की फाइल जो है वो डेस्कटॉप पर भी स्टोर है और वो डॉक्यूमेंट्स पर भी स्टोर है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है, ट्रैक रख रहा है कि मेरी फाइलें किस किस लोकेशन पे कहाँ कहाँ पर सेव है। इसकी जिम्मेदारी कौन उठा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, अभी आपको बना के दिखाई था मैंने। अब सपोज मैंने इस फोल्डर में इस फाइल को रख दिया, तो अब इस फोल्डर के अंदर स्टोर बनाए रखने के लिए इस फोल्डर के अंदर हमेशा के लिए, जब तक मैं ना चाहूँ यहाँ से निकालना, तब तक के लिए इसको सेव रखने की जिम्मेदारी भी किसकी बन जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो फाइल्स को कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना है, कौन सी डायरेक्टरी कहाँ रखी हुई है, इनको संभालने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब डायरेक्टरी यहाँ पे शब्द निकल गया, तो डायरेक्टरी क्या होता है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर क्या है, न्यू फोल्डर एक फोल्डर ही है ना। इसका सपोज मैं नाम चेंज कर देती हूँ, ये मेरे वर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स है ना, तो मैं सपोज यहाँ पे इसका नाम वर्ड रख देती हूँ, वर्ड ट्रायल रख देती हूँ। ठीक है, तो वर्ड ट्रायल नाम का मेरा क्या है, एक फोल्डर है। ठीक है, अब अगर मैं इस फोल्डर को भी सर्च करती हूँ, कंप्यूटर से पूछती हूँ कि मेरा वर्ड ट्रायल नाम का फोल्डर बता दो कहाँ किस लोकेशन पे रखा हुआ है, तो देखो कंप्यूटर बता देगा। यहाँ पे जैसे कर्सर आई वो बता रहा है डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरा फोल्डर कहाँ किस लोकेशन पे रखा हुआ है वो कौन बता देगा, मेरे को कंप्यूटर ही बता देगा। तो मेरी जितनी भी फाइलें, जितने भी फोल्डर, इनको मैनेज करने की, इनको ट्रैक करने की जिम्मेदारी किसकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, है ना। तो कंप्यूटर पे सारी चीजें बेसिकली बता रहा है मेरे को, जो भी शो ऑफ करवाए है वो किसने करवाया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है मेरी फाइलों को, मेरे फोल्डर्स को, सबको ट्रैक करे, सबको संभाल के रखे, सबको सिक्योर रखे, ये जिम्मेदारी बनती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब यहाँ पे फोल्डर और डायरेक्टरी दोनों में अंतर जान लो। जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं, यानी किसी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं, तब उसमें बनने वाले इस तरीके के फोल्डर को हम फोल्डर कहते हैं, फोल्डर ही कहते हैं। ठीक है, इस फोल्डर को। लेकिन जब हम कोई ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं जो कमांड के ऊपर आधारित है, जैसे कि आपका यूनिक्स हो गया, जैसे कि आपका डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कमांड पे आधारित था, यानी आप उस पे ऐसे डायरेक्ट माउस के द्वारा ऐसे क्लिक कर दो और फाइल ओपन कर लो तो आप नहीं कर सकते थे डॉस के ऊपर। डॉस पे हर काम कमांड के द्वारा होता था, आपको कमांड लिखनी पड़ती थी और तब जाके आपकी कोई फाइल तैयार होती थी। ठीक है, तो डॉस में जब हम इस तरीके का फोल्डर बनता था तो बेसिकली उसको हम डायरेक्टरी बोलते थे, और विंडोज में जो इस तरीके का फोल्डर बनता है उसको फोल्डर ही कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो एक नॉर्मल पुराना टर्म हो है डायरेक्टरी। ठीक है, तो इसमें कोई विशेष अंतर नहीं डायरेक्टरी और फोल्डर में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया आपके नॉलेज के हिसाब से, तो आप कभी इसमें कंफ्यूज मत होना ना। अब हमने बताया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, कीप्स एंड मेंटेन ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी ऑन द डिस्क। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी फाइलें जिस भी लोकेशन पे स्टोर है, या जो भी डायरेक्टरी या जो भी फोल्डर जिस भी लोकेशन के पर स्टोर है, उसको मेंटेन करे और उसको संभाल कर उस लोकेशन पर ट्रैक करे। यानी जब भी यूजर को जरूरत हो तो वो सर्च करके भी देख सके कि पर्टिकुलर फाइल कहाँ पर रखी हुई है।
तो कंप्यूटर में बेसिकली जब भी आप कोई फाइल सर्च करते हो तो सर्च कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही सारी जानकारी होती है कि कौन सी फाइल, कौन सा फोल्डर किस लोकेशन पे रखा हुआ है। और क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो हमने लिखा एंड इट डज कंट्रोल द पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डिस्क ड्राइवर्स एंड प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। ठीक है, फाइल एंड फोल्डर को ट्रैक करने के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस है, पेरिफेरल डिवाइसेस यानी जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो कीबोर्ड माउस को अटैच करना, इनको मेंटेन करना, इनसे काम करवाना प्रॉपर तरीके से, वो जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। डिस्क ड्राइवर्स, ठीक है, कोई भी आप सीडी लगाते हो तो एक डिस्क ड्राइवर होता है जिसके अंदर वो सीडी लगती है। ठीक है, तो उस सीडी को भी चलाने की जिम्मेदारी, उस डिस्क ड्राइवर को संभालने की, मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। साथ ही साथ में कोई सी भी ऐसी डिवाइस होती है जो प्लग एंड प्ले, जैसे कि आप देखते हो ना, आप कोई भी चीज प्लग करते हो, जैसे कि आपने यूएसबी वाले माउस है, इनको जस्ट आप प्लग कर देते हो सिस्टम के यूएसबी पोर्ट में, और जैसे ही आप इसको प्लग करते हो वैसे वो माउस चलने लगता है। तो ऐसी डिवाइसेस जो जस्ट प्लग होके चल जाती है वो कौन सी होती है? प्लग एंड प्ले डिवाइसेस, है ना। सो कोई भी प्लग एंड प्ले डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो तो उसको भी संभालने की जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, जैसे पेन ड्राइव हुआ, पेन ड्राइव को जस्ट आपने प्लग किया और पेन ड्राइव काम करने लगती है कंप्यूटर में। ठीक है, तो इस तरीके की जितनी भी डिवाइसेस हैं, चाहे फिर वो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस हुई, आपकी कोई डिस्क ड्राइवर हुई, या आपकी प्लग एंड प्ले डिवाइस हुई, या और भी डिफरेंट जो भी डिवाइसेस हैं, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करता है? मेंटेन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो आपसे पूछा गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी बेसिक चीजें बताइए, वहां पे आपको बेसिक फंक्शन भी बताने होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब कई बार ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना आ जाता है कि बेसिक फंक्शन ही बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम के, यानी वो ये नहीं पूछता कि बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी फंक्शन को क्या कर देता है? स्किप कर देता है। यदि सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना पूछा जाए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन को स्किप कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में पूरी स्लाइड में जो भी आपको पढ़ाया है सब कुछ लिख कर आना है। लेकिन यदि पूछा जाता है बेसिक फंक्शन में, सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर आपसे फंक्शन ही पूछता है ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो जो मैं अब पढ़ाने जा रही हूं आपको सिर्फ और सिर्फ वो लिख कर आना है। फाइन, बेसिक फंक्शन ही यदि पूछता है ऑपरेटिंग सिस्टम के तो ज्यादा मार्क्स में नहीं पूछता, कम मार्क्स में पूछता है, लेकिन बेसिक पूछता है केवल। लेकिन यदि बोलता है कि बेसिक ही बताओ, तो बेसिक में सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको फिर पूरा स्लाइड में जो कुछ पढ़ाया इसके वीडियो में सब लिखकर आना होगा एग्जाम में। फाइन, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा होता है मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा होता है फाइल मैनेजमेंट, चौथा होता है एरर डिटेक्शन एड्स, पांचवा होता है सिक्योरिटी, छठवा होता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, और नेक्स्ट वन एंड लास्ट होता है इसमें डिवाइस मैनेजमेंट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इतने ही फंक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम के इसके अलावा ढेरों फंक्शंस होते हैं, बट हम यहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए आइए, ये नाम आपने यहाँ पर देख लिए हैं, अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ा डीप में, इस थ्योरी में समझते हैं कि ये जो फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। पहला आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। The operating system assigns processor to the different tasks that must be performed by the computer system. ठीक है, इस प्रोसेस मैनेजमेंट के दौरान क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेसर को डिफरेंट टास्क देता है परफॉर्म करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने कहा कि उसे 100 पेज प्रिंट करवाने, है ना, या यूं कह लीजिए कि यूजर ने 100 पेज प्रिंट करने के कंप्यूटर को निर्देश दिए या कमांड दी कि 100 पेज तुम्हें प्रिंट करके मुझे देने हैं। ठीक है, अब जब भी यूजर कोई भी कमांड देता है तो बेसिकली वो डायरेक्ट कंप्यूटर से एग्जीक्यूट नहीं होती। यूजर कोई भी कमांड, कोई भी इनपुट देता है तो वो सारी चीजें पहुंचती है कहां पर? कंप्यूटर के सीपीयू में, क्योंकि बिना प्रोसेस हुए तो आउटपुट आता ही नहीं है कंप्यूटर में। ठीक है, तो यूजर ने पहले क्या दिया? कमांड दी, यानी इनपुट दिया, बताया कंप्यूटर को कि मुझे 100 पेज का प्रिंट चाहिए।
ठीक है, तो जब यूजर ने कमांड दी तो ये कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा पहुंचाई जाती है कहाँ, सीपीयू में। ठीक है, ओके। तो जब सीपीयू में आपकी दी हुई कमांड या आपका दिया हुआ टास्क जब सीपीयू में पहुंचाया जाता है, तब वो टास्क सीपीयू में पहुंचकर बन जाता है प्रोसेस। ठीक है, यानी यही आपका दिया हुआ टास्क सब सीपीयू में पहुंच जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, तब इसी टास्क को हम बोलेंगे प्रोसेस। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को मैनेज करने का काम करता है प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, यानी ये जो प्रोसेस आई है इसको किस तरीके से वर्क करना है, कैसे प्रिंट निकलेगी, कैसे सीपीयू की मदद की जा सकती है, कैसे प्रिंटर की मदद की जाएगी, इनको इंस्ट्रक्शंस देना कि इनको किस तरीके से काम करना है, वो पूरी जिम्मेदारी आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ इतने ही काम नहीं है कि आपने एक ही टास्क दे दिया, आपने सपोज प्रिंट का टास्क दे दिया, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस मैनेजमेंट प्रिंट को ही क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सपोज आपने यहाँ पे 100 पेज प्रिंट का कमांड तो दे दिया कंप्यूटर को, लेकिन उसके साथ ही साथ में आगे चलकर आपने इसको बोल दिया 50 पेज को स्कैन भी करना है। यानी अब आपने कितने टास्क दे दिए कंप्यूटर को, 2। फिर आगे चले तो 1 आध सेकंड में आपने बोल दिया कि भाई तुम एक काम करो, बोर हो रहे हैं तो एक सॉन्ग भी प्ले कर दो, तो आपने कोई सॉन्ग भी प्ले करने को दे दिया कंप्यूटर को। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया, 3 टास्क दे दिए। अब ये तीनों के तीनों टास्क कहाँ पहुंचेंगे, ये तीनों के तीनों टास्क पहुंचते हैं सीपीयू के अंदर। ठीक है, अब जब वो सीपीयू के अंदर पहुंचेंगे तो यहाँ पे मैं अलग से बना देती हूँ सीपीयू का डायग्राम। तो बेसिकली सीपीयू में कितने टास्क हो गए, सीपीयू में 3 टास्क हो गए। एक तो भाई हो गया प्रिंट का, यानी प्रिंट की क्या होगी, प्रोसेस होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यूजर जो भी कमांड देता है या जो भी टास्क देता है कंप्यूटर को, वो सीपीयू में पहुंचने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोसेस में। ठीक है, यानी आपके द्वारा दिया गया टास्क सीपीयू में जब एग्जीक्यूट होता है तो उस टास्क को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोसेस। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे 3 टास्क दे दिए तो सीपीयू में 3 प्रोसेस इकट्ठी हो गई। एक तो प्रिंट की हो गई, एक स्कैन की हो गई, तीसरी गाने की हो गई। सपोज इसके साथ साथ आप बोल दो कि भाई तू कोई सी फाइल उसको भी डाउनलोड कर दे, तो कंप्यूटर के पास फिर से एक और नया टास्क आ गया और वो यहाँ सीपीयू में पहुंच के यानी एक नई प्रोसेस आ गई, चौथी। तो डिफरेंट प्रोसेस को सीपीयू में क्या करवाना, एग्जीक्यूट करवाना, या डिफरेंट टास्क को सीपीयू के अंदर या प्रोसेसर के अंदर परफॉर्म करवाने की जो जिम्मेदारी वो किसकी होती है, प्रोसेस मैनेजमेंट की। फाइन, सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे खास फंक्शन होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है, सीपीयू के अंदर यानी प्रोसेसर के अंदर प्रोसेस को क्या करता है, मैनेज करता है, और सीपीयू को डिफरेंट प्रोसेस भी कौन एलोकेट करवा रहा है, प्रोसेस मैनेजमेंट ही करवा रहा है। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है कि यूजर ने जो भी टास्क दिया है, जो भी इनपुट दिया है, उसको प्रोसेसर के अंदर यानी सीपीयू के अंदर भेजे, और भेजने के बाद जितने भी यहाँ पे प्रोसेस इकट्ठी हुई है, क्योंकि जो भी आपने टास्क भेजे वो यहाँ पे आके क्या हो गए, सीपीयू में प्रोसेस बन गए, तो इन सभी प्रोसेस को किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे यहाँ पे काम परफॉर्म होगा, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी आती है प्रोसेस मैनेजमेंट की। आई होप आपको यहाँ पे इच लाइन समझ में आई होगी, पॉइंट अच्छे समझ में आया होगा कि द ऑपरेटिंग सिस्टम असाइंस प्रोसेसर, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, प्रोसेसर को असाइन करता है। क्या असाइन कर रहा है, टू द डिफरेंट टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जो आपका प्रोसेस मैनेजमेंट है वो प्रोसेसर को मीन सीपीयू को डिफरेंट यानी अलग अलग टास्क जो है वो दे रहा है, ताकि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इन टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाए, या जो प्रोसेसर है वो इन टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, और परफॉर्म करने की भी जो जिम्मेदारी वो भी कौन उठा रहा है, प्रोसेस मैनेजमेंट। यानी यहाँ पे परफॉर्म भी प्रोसेस मैनेजमेंट की सहायता से ही हो रहा है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट ही प्रोसेस को क्रिएट करवा रहा है। ठीक है, सीपीयू के अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट ही प्रोसेस को पहुंचा रहा है, और प्रोसेस मैनेजमेंट ही सीपीयू में सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट भी करवा रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट की, कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। तो हमने लिखा है मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म्स द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम्स इन नीड ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, अब मेमोरी मैनेजमेंट नाम से समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा फंक्शन है जो कि मेमोरी को क्या करता है, मैनेज करता है। अब मेमोरी की मैनेजमेंट की आवश्यकता कहाँ पड़ गई,
तो देखिए, अभी आपने बात की कि आपने सपोज कंप्यूटर को डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिया। आपने कहा कि प्रिंट भी करवा दो तुम हमारे 100 पेज, आपने कहा कि तुम हमारे 10 या 20 पेज स्कैन भी करा दो। उसी बीच में आपने कंप्यूटर से कहा तुम हमें एक अच्छा सा गाना भी सुनवा दो। उसी बीच में आपने कंप्यूटर से कह दिया इस काम के दौरान ही कोई एक फाइल आपने बोल दिया कि खूब बड़ी फाइल, इसको तुम क्या कर दो, डाउनलोड कर दो। अब ये जितने भी आपने टास्क दिए हैं, बेसिकली ये टास्क क्या होंगे, कंप्यूटर की मेमोरी में जाएंगे। फाइन भाई, प्रोसेसर में जाएंगे प्रोसेस होने के लिए, लेकिन प्रोसेसर भी तो प्रोसेस तभी करेगा ना जब ये सारी चीजें मेमोरी में स्टोर होंगी, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी आप टास्क देते हो ये कंप्यूटर की मेमोरी में पहले स्टोर होता है, फिर प्रोसेसर मेमोरी से सारे टास्कों को लेकर क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, जो कि हमने अभी पीछे देख लिया, यहाँ पे है ना स्लाइड में, कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, यानी कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर रहा है, प्रोसेस मैनेजमेंट को पहले फॉलो कर रहा है। प्रोसेस मैनेजमेंट के द्वारा वो क्या कर रहा है, जो भी यूजर ने टास्क दिया है उसको सीपीयू में पहुंचा रहा है। सपोज ये सीपीयू है कंप्यूटर का, है ना, तो सीपीयू में पहुंचाने का काम कर रहा है और सीपीयू में उनको क्या कर रहा है, अरेंज करवा रहा है। ठीक है, लेकिन ये टास्क जब सीपीयू में आएंगे तभी तो आएंगे जब ये जो भी टास्क दिए गए हैं ये मेमोरी में कहीं ना कहीं क्या होंगे, पहले स्टोर होंगे। तो बेसिकली जो भी आप कंप्यूटर को वर्क देते हो वो काम पहले कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर। ओके फाइन। सो जो भी यूजर ने टास्क दिया है उसको कौन सी मेमोरी असाइन करनी है, मीन्स कौन सी मेमोरी अवेलेबल है। जैसे कि सिस्टम है या आपका मोबाइल फोन है, इसके अंदर मेमोरी होती है। अब मेमोरी में हो सकता है आपने पहले से खूब सारे डाटा भर रखा हो, खूब सारी वीडियो वगैरह भर रखी हो, तो अब मेमोरी में कहीं जगह ऐसी होगी जो भरी होगी और कोई कोई जगह ऐसी होगी जो कि फ्री होगी। सपोज ये 2 स्पेस फ्री हैं और ये 2 स्पेस क्या है, फ्री हैं, और बाकी की जितनी भी स्पेस है सपोज मेमोरी में वो क्या है, भरी हुई है। ठीक है, तो अब ये जो भी आप टास्क दे रहे हो ये कहाँ पर फ्री मेमोरी मिलेगी, कहाँ पे इन टास्कों को रखना है, ये पूरी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड फंक्शन जिसको हम बोल रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट। आई होप आपको यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट समझ में आया होगा। ठीक है, ओके चलिए आइए अब इसको हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसकी थ्योरी देख लेते हैं, मीन्स क्या है इसकी थ्योरी। अब आई होप आपको यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हमने लिखा है मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम इन नीड ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, यानी जो भी टास्क दिए गए हैं यूजर के द्वारा उन सभी टास्कों को मेमोरी में क्या है, स्टोर होने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो जो भी टास्क है वो मेमोरी में क्या होंगे, स्टोर होंगे। साथ ही साथ में जैसे आपने प्रिंट की कमांड दी है तो इसका मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर से प्रिंटर जो है वो भी क्या है, कनेक्ट है। ठीक है, अब ये जो प्रिंटर है इसका भी जो सॉफ्टवेयर है वो मेमोरी में कहीं ना कहीं स्पेस तो घेरता होगा ना, क्योंकि कोई भी प्रिंटर जब आपके कंप्यूटर से अटैच होता है तो वो अपना एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाता है पहले आपसे, यानी जब तक आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करोगे ना प्रिंटर का, आपका प्रिंटर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये जो प्रिंटर है ये भी मेमोरी में कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, जगह घेर रहा है। ठीक है, अब आपने करंट में बोला कि भाई प्रिंटर से हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है कोई भी चीज। ठीक है, तो जब करंट में आप प्रिंट करवा रहे हो, सपोज आपने बोला कि 100 पेज प्रिंट करवाने, तो ये 100 पेज कहीं ना कहीं मेमोरी में जाके रखे होंगे, कहीं ना कहीं मेमोरी में अपनी जगह बनाएंगे और फिर वो क्या होंगे, प्रिंट होंगे। ठीक है, तो ये 100 पेज भी कंप्यूटर में कहीं ना कहीं जाके अपनी जगह बनाएंगे, फिर वो प्रोसेस होंगे, फिर वो क्या होंगे, प्रिंट होंगे। ठीक है, सो मेमोरी मैनेजमेंट का काम यहाँ पर आ जाता है कि यूजर ने जो भी टास्क दिया है उसको मेमोरी क्या करवाए, एलोकेट करवाए। ठीक है, एलोकेट करवा दी। अब सपोज ये काम पूरा हो गया, प्रिंटर का काम पूरा हो गया, ये 100 पेज इनका काम भी पूरा हो गया, तो ये इन्होंने जो भी टेम्परेरी जगह बनाई थी यहाँ पर, जब काम पूरा हो गया तो अब इस मेमोरी के अंदर अगर ये डाटा फालतू में रखा रहे तो बिना मतलब मेमोरी खराब हो जाएगी, मतलब वेस्ट ही जाएगी ना मेमोरी की स्पेस। तो यहाँ से फिर डी एलोकेट भी करवा देता है कि भाई काम हो चुका है, अब इस डाटा को यहाँ से हटा दो। ठीक है, सो मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है कि यूजर ने जो भी टास्क दिया है उसको मेमोरी क्या करवाए, एलोकेट करवाए उस टास्क के लिए। ठीक है, और फिर काम हो जाने के बाद उस जो मेमोरी है उस मेमोरी को क्या करवा दे, डी एलोकेट भी करवा दे। ठीक है, यानी जितनी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए आवश्यकता है उतनी मेमोरी एलोकेट करवाए, और प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, काम खत्म हो जाए जब प्रोग्राम का, तब उस मेमोरी को फिर वो डी एलोकेट भी करवा दे।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अगला कंसेप्ट आता है हमारा फाइल मैनेजमेंट। बिल्कुल सरल सा कंसेप्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द फाइल एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, नेमिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स। ठीक है, देखिए आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं और डाटा को हम क्या करते हैं, फाइल के रूप में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो फाइल को जो स्टोर करवाना है वो जिम्मेदारी भी किसकी बन जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने फाइल मैनेजमेंट फंक्शन के द्वारा फाइल को क्या करवाता है, कंप्यूटर में सेव करवाता है। जब भी आपको कोई भी फाइल ओपन करवानी है, ठीक है, आप डबल क्लिक करके किसी भी फाइल को ओपन करोगे तो वो फाइल भी ओपन कौन करवाएगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मैनेजमेंट फंक्शन, या डायरेक्ट कह लो तो फाइल मैनेजमेंट फंक्शन ही आपके फाइल को क्या करवाता है, ओपन करवाता है। आपके फाइल को सेफ रखना है, सिक्योर बनाना है, तो सिक्योरिटी का काम, प्रोटेक्शन का काम भी किसका हो जाता है, फाइल मैनेजमेंट का ही हो जाता है। ठीक है, आप अपनी फाइल को जब सेव करते हो कंप्यूटर में तो कोई ना कोई नाम देते हो उस फाइल को। ठीक है, तो वो नाम रखने की जिम्मेदारी भी, यानी फाइल को नाम देने की जिम्मेदारी, जो भी आपने नाम दिया है उस नाम से उस फाइल को सेव करने की, उस नाम से उस फाइल को रखने की जिम्मेदारी भी किसकी हो जाती है, फाइल मैनेजमेंट की हो जाती है। शेयरिंग, जैसे मान लीजिए 4-5 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो जब भी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तो हम अधिकतर इनमें क्या करते हैं, शेयरिंग अलाउ कर देते हैं। यानी कोई ए कंप्यूटर है, ये कोई बी कंप्यूटर है, ये कोई सी कंप्यूटर है, ये कोई डी कंप्यूटर है ना। अब ए कंप्यूटर को किसी ऐसी फाइल की आवश्यकता है जो कि बी के पास रखी हुई है, तो उस कंडीशन में जो ए कंप्यूटर है, यदि कनेक्टिविटी है इन कंप्यूटरों के बीच में, तो जो ए कंप्यूटर है वो बी कंप्यूटर से आसानी से अपनी फाइल, जो भी उसमें मतलब जरूरत है उस फाइल को ले सकता है, या जो बी है वो आसानी से अपनी फाइल ए के साथ शेयर कर सकता है। लेकिन ये जो शेयरिंग है फाइलों की, ये किसकी मदद से पॉसिबल है, ये पॉसिबल है फाइल मैनेजमेंट की मदद से। ठीक है, तो यानी फाइल को सिस्टम के अंदर स्टोर करना, फाइल को सिस्टम में से डिलीट करना, फाइल को सिस्टम में से रिट्रीव, यानी जो स्टोर फाइल है उसको लेना, उसको देखना, उसको एक्सेस करना, फाइल का प्रॉपर तरीके से नाम के द्वारा सेव करना, फाइल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये सारा काम हो जाता है फाइल मैनेजमेंट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा है फाइल का कंसेप्ट। फिर इसके आगे नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है ये और भी सरल है। यहाँ पे हमने लिखा इट कीप्स ट्रैक ऑफ वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, यूजर एक्सेस सेटिंग एंड स्टेटस ऑफ एवरी फाइल। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट जो है वो आपकी फाइल किस जगह रखी हुई है, किस लोकेशन पे रखी हुई है, इन सब चीजों का भी एक ट्रैक मैनेज करता है। जैसे कोई फाइल है आपने आज स्टोर की डेस्कटॉप पर, तो जो फाइल मैनेजमेंट है ना वो इस चीज को क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा कि यूजर ने आज की तारीख में इतनी बजे सपोज एबीसी नाम की फाइल है तो एबीसी नाम की फाइल को डेस्कटॉप पर स्टोर किया है। इस तरीके का पूरा ट्रैक फाइल मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज हो जाएगा। ठीक है, यूजर एक्सेस सेटिंग, जैसे कि सपोज कोई फाइल है और बड़ी खास फाइल है, आपने उसमें क्या कर दिया, प्रोटेक्शन लगा दिया, यानी पासवर्ड लगा दिया। तो आपने जो भी उसकी सेटिंग की ना कि आपके इस पासवर्ड के बिना कोई इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता, तो उस फाइल को जो एक्सेस है उसकी सेटिंग को भी कौन संभाल के रखेगा, फाइल मैनेजमेंट, यानी जो आपका पासवर्ड है उसको मैनेज करके रखेगा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फिर एंड स्टेटस ऑफ एवरी फाइल, प्रत्येक फाइल का स्टेटस भी मेंटेन करेगा। जैसे जो फाइल है वो कितनी बड़ी है, कितने जीबी डाटा इसमें रखा है, कितना केबी में डाटा इसमें रखा हुआ है, फाइल कहीं खराब तो नहीं हो गई, कहीं करप्ट तो नहीं हो गई, फाइल सही है या नहीं, ये सारी बातें, यानी फाइल का जो भी स्टेटस है वो कौन मैनेज करता है, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, यानी किस समय ये फाइल स्टोर की गई है, इसके अंदर कितना डेटा रखा हुआ है, कहाँ का इस फाइल को शेयर किया गया है, इस तरीके की सारे रिकॉर्ड, सारा स्टेटस फाइल मैनेजमेंट संभालता है। आगे बढ़ते हैं तो अब देख लेते हैं हम सिक्योरिटी। The operating system uses password protection to protect user data and similar other techniques. It also prevents unauthorized access to program and user data. तो आप जो देखते हो ना कि कंप्यूटर में आप पासवर्ड लगा देते हो, तो वो पासवर्ड जो आप लगा देते हो उससे क्या होता है, कोई दूसरा व्यक्ति आपके कंप्यूटर को ओपन नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी फंक्शन के तहत, यानी सिक्योरिटी फंक्शन के द्वारा ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी चीजों को सेफ रखता है। ठीक है, पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रखता है। यदि आपने कोई पासवर्ड लगाया तो उस पासवर्ड को संभाल के रखेगा अपने पास। ठीक है, और पासवर्ड होने के कारण, यानी इस सिक्योरिटी को होने के कारण आपके डाटा को या आपके प्रोग्राम को कोई अनऑथराइज्ड, यानी
ऐसा व्यक्ति है जिसको आपका कंप्यूटर एक्सेस नहीं करना हो, यानी कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन आपके कंप्यूटर के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। यानी ऐसा पर्सन जिसको पासवर्ड ही नहीं पता हो वो एक्सेस नहीं कर सकता आपके कंप्यूटर का डाटा, ठीक है। वो तभी एक्सेस कर पाएगा जब उसपे पासवर्ड पता होगा, और पासवर्ड आप ही बताओगे और आप उसी को बताओगे जिसपे आपका विश्वास होगा, ठीक है ना। सो अनऑथोराइज्ड व्यक्ति कभी भी आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। और ये सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेकिन ये तभी प्रोवाइड कर पाएगा सिक्योरिटी जब आप अपनी फाइलों को, अपने डाटा को, अपने कंप्यूटर को पासवर्ड के जरिए प्रोटेक्ट करोगे। नेक्स्ट आ जाता है एरर प्रोटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स द सिस्टम टू डिटेक्ट एरर्स एंड अवॉइड द मेल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका एक और फंक्शन होता है जो कि एरर प्रोटेक्शन, यानी ये एरर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंटिन्यूसली इसके अंदर, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एरर प्रोटेक्शन फंक्शन है वो कंटिन्यूसली हमारे कंप्यूटर पे काम करता है और देखता रहता है कि कंप्यूटर में कार्य करने के दौरान कोई एरर ना आ जाए, ठीक है। कोई एरर आ जाए, कोई मेल फंक्शन यानी कोई वायरस आ जाए तो उससे भी कौन हमें प्रोटेक्ट करता है, एरर प्रोटेक्शन ही हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा, नाम से समझ में आ गया होगा एरर प्रोटेक्शन कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अपने एरर प्रोटेक्शन फंक्शन के जरिए कंटिन्यूसली हमारे सिस्टम को मॉनिटर करता रहता है कि इसमें कोई एरर या कोई दिक्कत ना आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं तो आ जाता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। बहुत सरल है डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डीएलोकेशन ऑफ द डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिवाइस मैनेजमेंट के द्वारा जितने भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है उनको एलोकेट और डी एलोकेट करवाता है। जैसे आपके कंप्यूटर से कीबोर्ड कनेक्ट है, ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है और ये आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है, ठीक है। तो जब ये आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होती है तो बेसिकली डिवाइस मैनेजमेंट जो फंक्शन है वो क्या करता है, कीबोर्ड के लिए जब आप कीबोर्ड अपने कंप्यूटर पर यूएसबी के द्वारा अटैच करते हो, ठीक है, तो इस कीबोर्ड डिवाइस को मैनेज करा जाता है डिवाइस मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है। सो आप कोई भी डिवाइस लगाते हो, जैसे आपने कीबोर्ड लगाया, आपने अपना मोबाइल अटैच किया या फिर आपने कोई ब्लूटूथ लगाया या पेन ड्राइव लगाई, तो व्हाटएवर जो भी डिवाइस आप कंप्यूटर सिस्टम में लगाते हो उन सबको भी एलोकेशन करवाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से अटैच होने वाली सारी डिवाइसेस को क्या करता है, एलोकेट करता है, यानी इनको मेमोरी प्रोवाइड करता है। इन जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हो रही है उन सभी डिवाइसेस को मॉनिटर करता है, उन सबकी केयर करता है कि ये डिवाइस किस तरीके से काम करेगी, कैसे काम करेगी, परफॉर्मेंस कर अच्छी दे भी पा रही है, यानी ये सारी जिम्मेदारी कौन उठाता है, डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। एलोकेशन के साथ साथ डी एलोकेशन का काम भी करता है। जैसे कि आपने कोई डिवाइस अटैच की हुई है, आपने अपनी पेन ड्राइव अटैच कर दी अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से, ठीक है, तो जब आपने अटैच की तो आपकी पेन ड्राइव को एलोकेट करवाया, उसे मेमोरी प्रदान करवाई, सब कुछ करवाया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, किसकी मदद से, डिवाइस मैनेजमेंट की वजह से, ठीक है। और जब आप अपनी पेन ड्राइव को बाहर निकाल देते हो तो जो मेमोरी एलोकेट करवाई थी ना आपकी पेन ड्राइव के लिए डिवाइस मैनेजमेंट ने, वहां से उस मेमोरी को वो क्या कर देता है, रिलीज भी करवा देता है कि भाई पेन ड्राइव हट चुकी है, अब यहाँ से इस मेमोरी को खाली करो ताकि इसके अंदर दूसरा डाटा इंसर्ट हो सके या दूसरा डाटा इसके अंदर फिल हो सके। फाइन। सो डिवाइस मैनेजमेंट आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाली सभी डिवाइसेस की मॉनिटरिंग करती है, सभी डिवाइसेस को एलोकेट करवाती है, डिवाइसेस का काम खत्म हो जाने के बाद उनको फिर डी एलोकेट भी डिवाइस मैनेजमेंट करवाता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, ठीक है। अब जितने भी सॉफ्टवेयर है और यूजर यानी जो यूज कर रहा है उन सॉफ्टवेयर को, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और फंक्शन होता है जो कि सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कोऑर्डिनेट एंड असाइन इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर एंड अदर सॉफ्टवेयर टू द वेरियस यूजर्स, ठीक है। सो जो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कई सारे सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में क्या कोऑर्डिनेट का काम करता है। कोऑर्डिनेट यानी एक दूसरे की मदद करना। अब ये मदद कैसे होती है, मदद ऐसे होती है जैसे कि क्या होता है, यूजर वर्क करता है कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर तो क्या है, एक मशीन है जो मैं हर बार बोलती हुई आ रही हूँ आपसे, ठीक है। और ऐसी मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ क्या समझती है, बाइनरी भाषा में 0 और 1 को समझती है, ठीक है। ओके,
अब कंप्यूटर से आपको काम करना है तो आपको कंप्यूटर की भाषा में काम करना होगा, यानी आपको इसको 0-1 के फॉर्म में अपना डाटा देना होगा, तभी ये डाटा आपका समझ सकता है। 0-1 के अलावा कुछ नहीं समझता। लेकिन हम 0-1 के फॉर्म में डाटा दे ही नहीं पाते। अब मतलब इतना अगर हम 0-1 के फॉर्म में डाटा देने लगे तो हमारी तो बहुत हेक्टिक बढ़ जाएगी। इवन मैंने ये इतनी सारी चीजें लिखी है, बनाई है, इन सबको भी कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर तो सिर्फ 0 और 1 को ही समझ रहा है। लेकिन फिर भी मैंने काम अपनी लैंग्वेज में किया है, ठीक है। अब काम तो भैया मैं अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से कर रही हूँ, लेकिन कंप्यूटर फिर भी इनको समझ पा रहा है। क्यों? वो इसलिए समझ पा रहा है क्योंकि कंप्यूटर में क्या मौजूद है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक और फंक्शन होता है या एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको हम बोलते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। इनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे, यहाँ अच्छे से नहीं लिखे, ठीक है। क्या समझ में आया? ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, और उस यूटिलिटी प्रोग्राम में 3 सॉफ्टवेयर और होते हैं जो कि इंटरप्रेटर कहलाते हैं, कंपाइलर कहलाते हैं और असेंबलर कहलाते हैं, ठीक है। अब ये तीनों चीजें करती क्या है, कैसे कोऑर्डिनेट कर रही हैं? तो ये तीनों चीजें क्या करती है? इन तीनों चीजों का यानी इन तीनों सॉफ्टवेयर का काम है कि यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को, अब यूजर अपनी भाषा में, प्रोग्रामिंग भाषा में, जिस भी भाषा में निर्देश दे रहा है कंप्यूटर को, उन सभी निर्देशों को कंप्यूटर की भाषा में क्या कर दे? परिवर्तित कर दे। यानी जो भी आपने निर्देश दिए, यानी जो भी आपने कंप्यूटर को काम दिया है, सबको 0-1 में यानी बाइनरी भाषा में परिवर्तित करके कंप्यूटर के अंदर वो हमारे डाटा को पहुंचा देती है, ठीक है। और जब कंप्यूटर सारा काम परफॉर्म कर देता है ना, तब इसको पुनः हमारी भाषा में परिवर्तित करके या हमारे हिसाब से परिवर्तित करके हम तक पहुंचा देती है। तो बेसिकली कितना बड़ा योगदान है ना इन तीनों का, है ना। कोऑर्डिनेशन करना यानी योगदान देना, यानी सहायता करना, ठीक है। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इस तरीके के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं कंप्यूटर से भी किसी भी प्रकार के कार्य को करवाने में, ठीक है। क्योंकि यूजर अपनी भाषा में काम करवाता है और कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा समझता है। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इनका काम होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित कर दे और फिर उन सारे इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर पहुंचा दे। अब आपको यदि इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर इनके बारे में डीप में पढ़ना है तो वैसे मैं इसके पहले वीडियो बनाया है, उसमें भी समझा चुकी हूँ, तो वहां आप डीप में पढ़ना। यहाँ मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है। और भी अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज पाइथन के लेक्चर्स प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। आपको चैप्टर 1 में कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर इनके बारे में अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा, वहां से आप इनको पढ़ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा था बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से पढ़ना। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।